अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू योर चैनल कीस। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इट इज़ द फर्दर इलेबोरेशन ऑफ मैस्लोज थ्योरी ऑफ नीड, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कंसेप्ट ऑफ हायरार्की एंड द कंसेप्ट ऑफ बेसिक नीड्स। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं कहना चाहूँगी काइंडली अपने पास एक कॉपी और एक पेंसिल ज़रूर रख लीजिएगा, क्योंकि जो मैं आप लोगों को कंटेंट बताने लगी हूँ ये मैंने स्लाइड्स के ऊपर तहरीर नहीं किया हुआ, क्योंकि कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है। प्लस ये कि आपको ये कंटेंट किसी भी गूगल के आर्टिकल से नहीं मिलेगा। आपको इसके लिए दो बुक्स का मुतालिया करना पड़ेगा। पहली तो है थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी बाय शीमा अलीम एंड सेकंड वन इज़ द अप्रोच टू साइकोलॉजी वॉल्यूम ए। तो कंटेंट के लिए आप इन दो बुक्स को पढ़ सकते हैं, या फिर मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप काइंडली जो मैं बातें आप लोगों को बताऊंगी उनको नोट डाउन कर लीजिएगा फॉर द कंटेंट। तो स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ्रॉम द हायरार्की ऑफ नीड्स। तो मैस्लो की जो थ्योरी थी ना, ये बेसिकली लाए ही कर रही है इस मेजर कॉन्सेप्ट के ऊपर जो कि है हायरार्की ऑफ नीड्स का। तो ये हमें बेसिकली बताता है कि हमारी जो सोर्स ऑफ मोटिवेशन है ये किस तरह से चल रहा होता है, प्लस ये जो सोर्स ऑफ मोटिवेशन है ये किस तरह से हमारी डेवलपमेंट के अंदर अहम किरदार अदा करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पर्सनैलिटीज़, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड, बिहेवियर एंड सर्टन काइंड ऑफ एक्शंस। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि अगर हमारी जो हम नीड्स की अगर बात करें तो इनमें से कुछ जो होती है ना नीड्स, वो हमारी डेफिशिएंसी बेस्ड भी होती हैं और कुछ हमारी ग्रोथ बेस्ड होती हैं। ये दो तरह की नीड्स होती हैं जो कि मैं आपको अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। फर्दर उसने कहा था कि जो हमारी नीड्स होती हैं ना, ये फिजियोलॉजिकल भी हो सकती हैं, साइकोलॉजिकल भी हो सकती हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम स्ट्राइव करते हैं और ये नीड्स हमें एक अर्ज प्रोवाइड कर रही होती हैं, एक ड्राइव या इंस्टिंक्ट के तौर पर एक्ट कर रही होती हैं, जिसकी वजह से हम एक सर्टन काइंड ऑफ बिहेवियर को परफॉर्म करते हैं और ये एक्ट करती हैं एज अ मोटिव। फर्दर वो ये कहता है कि हमारा जो सिस्टम होता है ना, बायोलॉजिकल सिस्टम, बेसिकली ये मल्टीपल मोटिव होता है और ये मल्टीपल मोटिव को ही उसने एक्सप्लेन करने के लिए पूरी अपनी हायरार्की का डिज़ाइन एक प्रोड्यूस किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारी नीड्स इस तरह के ऑर्डर के अंदर जो है अरेंज हुई होती है और उनकी स्ट्रेंथ, पोटेंशियल या फिर जो बिहेवियर होता है ये किस तरह से किस अरेंजमेंट के अंदर या किस ऑर्डर के अंदर फॉर्म हो रहा होता है, किस तरह से ये तश्कील पा रहा होता है, ये सारी हमें हायरार्की ऑफ नीड्स से ही पता लगती है। अगर हम हायरार्की की बात करें तो हायरार्की के जो लोअर बेस पॉइंट्स हैं या बॉटम पॉइंट्स हैं, उसके ऊपर जो हमारी नीड्स हैं ये हमारी बेसिक या प्राइमरी नीड्स आती हैं। बेसिक प्राइमरी नीड्स जो होती हैं इन्नेट इन नेचर होती हैं, प्लस ये कि ये ओरिजिनल होती हैं, मतलब हमारे जब हम पैदा होते हैं हमारे साथ ही आती हैं। फर्दर मोर ये यूनिवर्सल होती हैं सारे लोगों के अंदर, लाइक अगर मुझे भूख लगती है तो आप लोगों को भी भूख लगती है और पूरी दुनिया के लोगों को भूख लगती है एक्चुअली, तो ये यूनिवर्सल एक नीड है। फर्दर जो हमारी बेस लाइन के ऊपर नीड्स मौजूद होती हैं ये सारी की सारी काफ़ी ज़्यादा प्राइमरी होती है, तो इसीलिए इनकी जो स्ट्रेंथ या फिर एक जो पोटेंशियल इनका होता है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, स्ट्रॉन्ग नीड्स होती हैं। और इनकी जो ग्रेटिफिकेशन होती है ये भी हमें इमीडिएट चाहिए होती है, और ये जो अर्ज प्रोवाइड करते हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल की अर्ज होती है, जिसकी वजह से हम काफ़ी ज़्यादा भाग दौड़ करते हैं इनको पूरा करने के लिए। फर्दर हम आगे बात करें तो जो हमारी नीड्स ऊपर की तरफ है, लाइक सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की अगर बात करें तो ये पीक लेवल के ऊपर आती हैं। इनकी स्ट्रेंथ एज़ कम्पेयर टू द लोअर नीड्स काफ़ी ज़्यादा कम होती है, और फर्दर इसको अटेन करना भी थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ऑब्वियसली स्ट्रेंथ कम है तो मोटिवेशन भी हमें कम मिलेगी, और इसको जो यानी अचीव करना है इस लेवल को, वो हर एक इंसान के बस की बात नहीं होती है। फर्दर ये सारा का सारा जो कंसेप्ट है अबाउट द अरेंजमेंट एंड द फॉर्मेशन ऑफ हायरार्की, ये सारा का सारा कंसेप्ट मैस्लो ने दिया था इन 1970 इन हिज आर्टिकल। फर्दर वो ये कहता है कि जो हमारी बॉटम नीड्स होती है ना, इनकी जो ग्रेटिफिकेशन होती है उसके लिए जो हम बिहेवियर फॉर्म करते हैं ये बिहेवियर सारे के सारे लर्नड होते हैं, जबकि जो हमारी नीड्स हैं ये अनलर्नड है। फर्दर हम बात करते हैं अबाउट दी कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक नीड्स। तो बेसिक नीड्स के अंदर मैं सबसे पहले फंडामेंटल कंस्ट्रक्ट के बारे में बात करना चाहूँगी। तो मैस्लो की जो थ्योरी थी 1970, उसने कहा था कि जो हमारी सारी की सारी बेसिक नीड्स होती हैं ये सारी की सारी इन्नेट होती हैं, इन्नेट इन नेचर होती हैं, मतलब जब हम पैदा होते हैं हमारे साथ होते आती हैं ये। इन्नेट का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो हम पैदा हों तो हमारे साथ हैं, बॉर्न विद हों जो, तो वो सारी की सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, बिहेवियर या नीड्स होती हैं, उनको हम इन्नेट कहते हैं। तो उसने कहा था कि जो हमारी बेसिक नीड्स होती हैं इन्नेट इन नेचर होती हैं, बायोलॉजिकल होती हैं, और प्लस ये ओरिजिनल होती हैं, ओरिजिन जब हम पैदा होते हैं हमारे साथ ही आती हैं। ये सारे के सारे बिहेवियर जो होते हैं ये सारे के सारे हम एनवायरनमेंट से सीखते हैं कि हमने कौन सी नीड को जब अपनी एक ग्रेटिफिकेशन प्रोवाइड करनी है उसके लिए हमें किस तरह का बिहेवियर या एक्शन शो करवाना पड़ेगा, ये हम सीखते हैं एनवायरनमेंट से। फर्दर वो कहता है कि हमारी जो बेसिक नीड्स हैं ये सारी की सारी यूनिवर्सल होती हैं, हर शख्स के अंदर सेम होती हैं। अब यहाँ पे जो ये कॉन्सेप्ट है ये मुझे थोड़ा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है फ्रॉम द थ्योरी ऑफ कार्ल रॉजर, जिसके अंदर उसने कलेक्टिव अनकॉन्शियस की बात की थी। तो उसका कॉन्सेप्ट बेसिकली सेम है बट बात डिफरेंट है, लाइक वो कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस भी हमारा सारा यूनिवर्सल होता है
और यहाँ पे जो हमारी बेसिक नीड्स हैं ये भी यूनिवर्सल होती हैं, मतलब हर दुनिया में जितने लोग हैं उन सबकी सेम ही होंगी। फर्दर बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए जो हम तरीका इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर अब बात करते हैं। तो अगर एक पर्सन है और वो एक काफ़ी शरीफ शुरफा ख़ानदान के अंदर पैदा हुआ है, जबकि एक दूसरा इंसान ऐसा है जो एक ऐसे माहौल के अंदर परवान चढ़ा है जहाँ पे जो एथिक्स हैं उनकी काफ़ी कमी है, तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा कि एक ऐसा पर्सन जो कि एक अच्छे ख़ानदान के अंदर उसकी ग्रूमिंग हुई है, वो क्या करेगा, वो अपनी प्राइमरी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए एक हलाल तरीका इख्तियार करेगा और मेहनत वगैरह करेगा पैसा वगैरह कमाने के लिए, ताकि वो अपनी भूख को, प्यास को और जो सेफ्टी नीड या बिलोंगिंगनेस नीड वगैरह है उनको पूरा कर सके। जबकि जो इंसान किसी गलत माहौल के अंदर परवरिश पा रहा है तो उसकी ऑब्वियसली अपब्रिंगिंग अच्छी नहीं होगी, तो एज अ रिज़ल्ट वो क्या करेगा, वो गलत तरीके को इस्तेमाल करेगा, गलत बिहेवियर्स, गलत एटीट्यूड को फॉर्म करेगा। फर्दर मोर जो हम उसके कंस्ट्रक्ट्स की अगर बात करें तो ऑब्वियसली उसके कंस्ट्रक्ट भी गलत होंगे, क्योंकि कंस्ट्रक्ट भी हमारे एनवायरनमेंट से या सोसाइटी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। तो इस तरह से जो पर्सन है उसका का पूरा एटीट्यूड जो है वो फॉर्म हो रहा है एक्सटर्नल या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से। अब क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बिहेवियर्स या जो बेसिक नीड्स हैं ये दोनों मिलजुल कर जो है वो साथ चल रही हैं एक पर्सनैलिटी की फॉर्मेशन में, तो ऑब्वियसली ये एक मिडवे प्रोवाइड कर रही हैं। अब ये जो मिडवे है इसको उसने नाम दिया था इंस्टिकॉइड्स का। इंस्टिकॉइड्स हमारे बेसिकली एक मिडवे है जो कि बताता है कि हमारी जो बायोलॉजिकल नीड्स हैं ये सारी की सारी इनेट इन नेचर होती हैं, बट हम जो है जो तरीका इस्तेमाल करते हैं, तरीका अख्तियार करते हैं इनको हासिल या इनको फुलफ़िल करने का, वो सारे के सारे डिपेंड कर रहे थे हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के ऊपर। तो यहाँ पे दो फैक्टर्स बहुत अहम है, एक तो है हमारे इनेट फैक्टर्स एंड सेकंड वन इज़ द एनवायरमेंटल या सोशल फैक्टर्स, ठीक है। तो इन्हीं की बेसिस के ऊपर हमारा जो बिहेवियर या फिर हमारे जो एक्शंस या थॉट रीजनिंग पैटर्न्स जो सारे के सारे होते हैं वो जो है एक लेवल में चल रहे होते हैं। और उसने बेसिक नीड्स को ही नाम दिया था इंस्टिकॉइड्स का, क्योंकि ये सारे के सारे इंस्टिंक्ट इन नेचर होते हैं। फर्दर उसने कहा था जो हमारी इंस्टिकॉइड्स है इसके अंदर उसने बात की थी कि ये यूनिवर्सल इन नेचर होती हैं और जो ह्यूमन स्पीशीज़ है ना सब में सेम होती हैं, ये बायोलॉजिकल होते हैं और प्लस जो हमारी अगर इनकी स्ट्रेंथ की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा वीक होते हैं इंस्टिकॉइड्स। अब अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी है तो वहाँ पे आपने मेरी इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने एक बात बताई थी कि जो मैस्लो ने कहा था जब पर्सन पैदा होता है तो उस टाइम जो है ना वो इनोसेंट होता है और जो उसकी इनर नेचर होती है या तो वो पॉजिटिव होती है या फिर न्यूट्रल होती है, और ये जो इनर नेचर है ये वीक होती है। तो यहाँ पे इंस्टिकॉइड में भी ये कॉन्सेप्ट है कि जो हमारी इंस्टिकॉइड्स हैं ये क्योंकि हम जब पैदा होते हैं उसके साथ ही आते हैं, तो ये सारे के सारे जो है ना नेचुरल होते हैं, हमारी नेचर के अंदर मौजूद होते हैं, और ये सारे के सारे क्योंकि नेचर के अंदर या फिर हमारी जो इनर नेचर है उसके ऊपर रिलाई कर रहे होते हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। अब इसी की वजह से अगर कोई किसी भी किस्म का एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस इनके ऊपर आता है तो फर्दर हमारे एटीट्यूड की फॉर्मेशन होती है और बिहेवियर का आउटकम आता है। अब जो नीड सेटिस्फेक्शन है इसके बारे में अगर हम बात करें तो नीड सेटिस्फेक्शन जो होती है ये हमें बेसिकली एक बेसलाइन प्रोवाइड कर रही होती है फॉर द फॉर्मेशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। फर्दर हम बात करते हैं बेसिक नीड के कुछ कैरेक्टर्स के बारे में, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काइंडली इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला तो ये है कि अगर हमारी बेसिक नीड को हम ग्रेटिफाई नहीं कर पा रहे किसी भी वजह से, तो उसकी वजह से जो एक खला है ना वो पैदा हो जाती है हमारी इनर नेचर में, और जब वो खला पैदा होती है उसकी वजह से एक स्टेट आती है जिसको हम स्टेट ऑफ टेंशन कहते हैं। ये स्टेट ऑफ टेंशन फर्दर हमारी दो चीज़ें कॉज करती है, एक होती है हमारी डिसफंक्शनिंग एंड सेकेंड वन इज़ द डिस्टर्बेंस। अब ये डिसफंक्शनिंग या डिस्टर्बेंस जो होती है ये हमारी जो है ना फिजियोलॉजिकल भी हो सकती है यानी जिस्मानी भी हो सकती है और साइकोलॉजिकल यानी मेंटली बेस्ड भी हो सकती है। तो अब ये डिपेंड करता है कि हमें कौन सी चीज़ की कमी है। लाइक एक पर्सन है जिसको खुराक की कमी है, खाना वगैरह वो सही से नहीं खा पा रहा तो एज अ रिज़ल्ट उसमें ऑब्वियसली विटामिन और दूसरे जो अहम मादनियात हैं उनकी जो एक कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगी, और एज अ रिज़ल्ट उसकी बॉडी के अंदर मैल न्यूट्रिशन हो जाएगी, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। तो यहाँ पे जो स्टेट आई है ये फिजिकल स्टेट आई है जो कि रिलाई कर रही है हमारी फ्रॉम द प्राइमरी नीड द नीड ऑफ हंगर, ठीक है। और अगर हम देखें कि एक पर्सन है जिसको बचपन से कोई अफेक्शन वगैरह नहीं मिल रही और उसको कभी जो एक प्यार मोहब्बत या फिर एक सिक्योरिटी का सेंस होता है वो नहीं दिया जा रहा, तो ऑब्वियसली उसमें इस चीज़ की कमी आ जाएगी। तो एज अ रिज़ल्ट इस टाइम जो डिसफंक्शनिंग या फिर डिस्टर्बेंस आएगी वो आएगी हमारी साइकोलॉजिकल बेस्ड, और एज अ रिज़ल्ट जो पर्सन है वो या तो डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा
या फिर वो एक ऐसा शख्स बन जाएगा जो कि लोगों के ऊपर एतबार नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो डिस्टर्बेंस आती है ये हमारी दो चीज़ों के ऊपर रिलाई कर रही है, जो कि बेसिकली हमारी एक तो है कि हमें कोई चीज़ किस तरह से मिल रही है और दूसरी किस अमाउंट से मिल रही है। अगर हमें कोई चीज़ कम मिकदार में मिल रही है तो उसकी वजह से भी स्टेट ऑफ डिस्टर्बेंस आएगी, और दूसरा कि हमें चीज़ मिल किस तरह से रही है, लाइक खाना वगैरह अगर हमें मिल रहा है तो खाना हमें किस तरह से मिल रहा है, कहीं वो एक बुरे जो है वो नेगेटिव अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए साथ तो नहीं मिल रहा जो हमारी सेल्फ इस्टीम को डैमेज कर रहा है। या फिर अगर हमें कोई जो है वो एक इंसान बिलोंगिंगनेस या सिक्योरिटी की जो है वो स्टेट दे ही नहीं पा रहा, तो वहाँ पे भी हम देखते हैं कि एक्चुअली किस तरह से ये चीज़ जो होती है ये बेस कर रही है, और एज अ रिज़ल्ट हमारी जो नीड्स हैं वो फुलफ़िल नहीं हो रही, जिसकी वजह से कोई भी शख्स स्टेट ऑफ टेंशन के अंदर चला जाता है। सेकंड वो कहता है कि जब हमारी रिस्टोरेशन होती है किसी भी किस्म की नीड की, लाइक एक पर्सन है जिसको सपोज़ वाइटामिन की कमी है, तो जब हम उसको वाइटामिन देंगे तो उसकी जो ये नीड है ये पूरी हो जाएगी, और एज अ रिज़ल्ट उसका जो स्टेट ऑफ डिस्टर्बेंस या डिसफंक्शनिंग आती है वो ख़त्म हो जाएगी। थर्ड पॉइंट में वो कहता है कि अगर हम किसी चीज़ की परसिस्टेंट ग्रेटिफिकेशन दे रहे हैं, लाइक एक पर्सन है जो कि बचपन से जिसको खाने पीने का ऐसा कोई इशू नहीं है और कभी भी उसको फाके वगैरह नहीं करने पड़े, तो एज अ रिज़ल्ट ऑब्वियसली उसके अंदर जो ये प्राइमरी नीड या नीड ऑफ हंगर है उसका इतना ज़्यादा उसके दिमाग में ये अहम नहीं होगी, ठीक है। और इसकी निस्बत अगर उसको बचपन से सेफ्टी या फिर सिक्योरिटी या अफेक्शन नहीं मिल रही, तो ये वाली नीड ऑल दो ये जो है हंगर से ऊपर है, लेकिन फिर भी ये इसके लिए ज़्यादा अहम बन जाएगी, ठीक है। फिर वो फोर्थ पॉइंट में कहता है कि हमारी जो है ना काफ़ी दफ़ा फ्री चॉइसेस भी आती हैं, लाइक अगर एक पर्सन है जिसको भूख लगी हुई है बट वो उसके पास पैसे नहीं है कुछ खाने के लिए, तो उस टाइम वो क्या करेगा कि वो इस चीज़ को प्रेफर करेगा कि वो फाके की हालत में सो जाए बजाय इसके कि वो जाके कहीं से चोरी करके खाना खाए। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि इस स्टेट के अंदर हम फ्री चॉइस दे रहे हैं कि ऑल्दो हमारी जो नीड ऑफ हंगर है ये ज़्यादा अहम है और ज़्यादा स्ट्रेंथ वाली है, बट यहाँ पे वो अपनी सेल्फ एस्टीम को प्रायोरिटी दे रहा है अपनी नीड ऑफ हंगर के ऊपर। फिफ्थ पॉइंट में वो कहता है कि अगर हमारी जो है ना काफ़ी देर तक सेटिस्फेक्शन या ग्रेटिफिकेशन नहीं आती, तो उसकी वजह से जो हमारी नेक्स्ट वाली नीड है उस तक हम नहीं पहुंचेंगे। लाइक अगर किसी पर्सन को ब्रीदिंग इश्यूज़ हैं और साथ में उसको प्यास भी लग रही है, तो वो पहले फोकस करेगा ऑन द ब्रीदिंग इशू और अपने सांस को सुधारने की कोशिश करेगा, उसके बाद फिर वो पानी या फिर जो प्यास का एक जो स्टेट ऑफ टेंशन आई थी उसको ख़त्म करने की कोशिश करेगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो स्टेट है ये हमें बेसिकली एक का प्रिवेंशन दे रही है नेक्स्ट स्टेट के ऊपर मूव करने के लिए। फर्दर हम बात करते हैं क्लासेस ऑफ बेसिक नीड्स की। तो यहाँ पे उसने 5 क्लासेस के बारे में डिस्कस किया था और इसमें पहली क्लास जो थी इट इज़ नेम्ड एज द फिजियोलॉजिकल नीड्स लाइक हंगर थर्स्ट वगैरह एंड ऑल। सेकेंड वन इज़ द सेफ्टी नीड। थर्ड वन इज़ द नीड ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड अफेक्शन वगैरह। एंड फोर्थ ऑन द सेल्फ एस्टीम। और जो आखिरी और सबसे मोस्ट हायर या पीक लेवल की नीड होती है वो हमारी आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की, जिसकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा वीक होती है, ठीक है। और इसको अचीव करना काफ़ी मुश्किल और काफ़ी कम केसेस के अंदर लोग इसे अचीव करते हैं। आपने काफ़ी ज़्यादा वीडियो देख ली होगी, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं किस तरह से एक्सप्लेन किया, एलेबोरेट किया है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप ज़रा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्लीज़ मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि मैं भी अपने माइलस्टोन को अचीव कर सकूं। मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी डिफरेंट बुक्स को मुतालिया करना पड़ता है ताकि मैं आप लोगों को ऑथेंटिक मटीरियल दे सकूँ, क्योंकि ज़्यादातर पॉपुलेशन रिलाई कर रही होती है यूट्यूब के ऊपर नॉलेज को गेन करने के लिए आजकल के दौर में। तो मेरे साथ यही हुआ था, मुझे ऑथेंटिक मटीरियल नहीं मिला था, तो मैं इसीलिए चाहती हूँ कि आप लोगों को ऑथेंटिक मटीरियल मिले, जिसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके रिसर्च करके डाटा कलेक्ट करती हूँ। तो काइंडली आप मेरी मेहनत को सराहते हुए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरा वॉच टाइम और जो एक सब्सक्राइबर्स का गोल है वो मैं अचीव कर सकूँ। फर्दर हम बात करते हैं अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ प्रीपोटेंसी। ये काफ़ी जो है ना अहम और एक ईजी सा कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर उसने कहा है कि काफ़ी दफ़ा ये होता है कि जो हम अगर हायरार्की के बारे में देखें ना, तो जो लोअर नीड्स होती है ना उनकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, और उसने कहा कि ये जो हाई स्ट्रेंथ है उसका उसने नाम दिया कि ये ज़्यादा प्री पोटेंट होती है, इनमें पोटेंसी ज़्यादा होती है, ठीक है। और जबकि जो हमारी अपर नीड्स हैं इनकी स्ट्रेंथ जो होती है वो कम होती है और इनको इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन का भी ऐसा कोई मामला नहीं होता।
तो इस वजह से इनकी जो प्री पोटेंसी है या स्ट्रेंथ है वो कम होती है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ प्री पोटेंसी बेसिकली हमें यही कहता है कि हमारी जो लोअर नीड्स हैं ये वीक होती हैं और लेस प्री पोटेंट होती हैं, जबकि जो हमारी हायर नीड्स होती हैं जो ऊपर की तरफ हैं ये जो है कम हमें इनकी ऐसे ज़रूरत होती है और इसी वजह से ये लेस प्री पोटेंट होती है। फर्दर हम बात करते हैं अबाउट द कंसेप्ट नेम एज द पीरियोडिक फेलियर। तो पीरियोडिक फेलियर बेसिकली हमें कहता है कि अगर जो है हम नीड को ग्रेटिफाई नहीं कर पा रहे किसी एक नीड को, तो तब तक हम नेक्स्ट नीड के ऊपर मूव नहीं करेंगे। जो मैंने आपको कंसेप्ट पहले बताया था बेसिक नीड के करेक्टर में, वही वाली बात है कि अगर एक पर्सन की पहली नीड कंप्लीट नहीं हुई तो वो दूसरी नीड के ऊपर जंप नहीं कर सकता। कुछ केसेस के अंदर ऐसा नहीं होता, लेकिन मेजॉरिटी केसेस के अंदर ऐसा ही है। लाइक अगर एक पर्सन को भूख लगी हुई है और उसके पास पैसे हैं, ठीक है, तो वो ये नहीं करेगा कि वो उन पैसों को जोड़ के रख लेगा ताकि उसकी सेल्फ इस्टीम हाई रहे या फिर जो है अपना वो घर बना सके। वो उनमें से थोड़े बहुत पैसे ज़रूर इस्तेमाल करेगा अपने खाने को खाने के लिए। तो यहाँ पे जो हम एक जो चीज़ देख रहे हैं वो यही है कि पीरियोडिक फेलियर आ रहा है कि पहले हमने ऑब्वियसली जो है वो तरजीह दी है हंगर को और उसके बाद हम सेफ्टी नीड के ऊपर गए हैं। लाइक हमने प्राइमरी नीड को पहले फोकस में रखा है, उसके बाद हम जो है नीड ऑफ सेफ्टी के ऊपर गए हैं, ठीक है। फर्दर कॉन्सेप्ट आता है अबाउट द लैक ऑफ सेल्फ इस्टीम। तो अगर एक पर्सन है जिसमें सेल्फ इस्टीम की जो है कमी आ जाती है, लाइक उसकी पहली सारी नीड्स पूरी हो रही हैं बट उस उन नीड्स के पूरा इस तरह से वो हो रही हैं कि उसकी जो सेल्फ इस्टीम है बहुत बुरी तरह से डैमेज हुई है। तो इस तरह की जब स्टेट आ जाती है तो उसकी वजह से कुछ फीलिंग्स आती है, लाइक फीलिंग ऑफ इन्फीरियॉरिटी सबसे ज़्यादा कॉमन होती है और ये स्टेट ऑफ पैथोलॉजी भी कॉज करती है, लाइक डिप्रेशन वगैरह भी आ सकती है, एंग्जाइटी वगैरह भी आ सकती है। फर्दर इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स खुद एक बहुत बड़ी मेरे ख्याल से पैथोलॉजी है, क्योंकि इस ये लीड करता है डिफरेंट हमारी जो फर्दर पैथोलॉजिकल स्टेट्स आती हैं। फर्दर यहाँ पे जो स्टेट ऑफ हेल्पलेसनेस या स्टेट ऑफ होपलेसनेस है ये भी काफ़ी ज़्यादा आ जाती है और न्यूरोटिक ट्रेंड्स या न्यूरोटिक बिहेवियर की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है। फर्दर हम बात करते हैं अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो मैस्लो ने कहा था कि जो हमारी नीड्स जब सारी की सारी पूरी हो जाती हैं तो एक पीक पॉइंट आ जाता है जिसको हम कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब ये जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट है ना, ये ज़्यादातर मिलता जुलता है फ्रॉम द थ्योरी ऑफ कार्ल रॉजर की जो थ्योरी थी उसी से ही मिलता जुलता है, जिसके अंदर वो कहता है कि एक इंसान तब सेल्फ एक्चुअलाइज होता है जब वो एक्चुअली वो अटेन कर लेता है जो एक्चुअली वो है, मतलब अपने आप की जो ज़ात है उसको एक्सप्लोर कर लेता है और उसी के हिसाब से उस अपनी ज़ात को ही एक्सपोज करता है। लाइक अगर हम बात करें अपनी अनसेल्फ एक्चुअलाइज पर्सन की, तो हम लोग क्या कहते हैं, हम एक मास्क पहने हुए होते हैं सोसाइटी में, अपना असल नहीं दिखा रहे होते। जबकि एक सेल्फ एक्चुअलाइज पर्सन क्या होता है, वो अपने इनर को जान जाता है और उसी को एक्सपोज करता है, उसी को एक्सप्रेस करता है और उसी की बेसिस के ऊपर अपने सारे बिहेवियर और सारे एक्शंस को फॉर्म कर रहा होता है। और ये पीक पॉइंट है साइकोलॉजी के अंदर, इसको सबसे ज़्यादा हेल्दी पर्सन कंसिडर किया जाता है। फर्दर हम बात करते हैं द कंसेप्ट ऑफ रिवर्सल ऑर्डर। अब यहाँ पे जो लोग ये समझ रहे हैं कि रिवर्सल ऑर्डर का मतलब है कि नीड उल्टी चलना शुरू हो जाएंगी, लाइक पहले सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, फिर सेल्फ एस्टीम, फिर बिलोंगिंगनेस, फिर सेफ्टी और फिर प्राइमरी नीड आएगी। ऐसा कुछ नहीं है। बात एक्चुअली ये है कि रिवर्सल ऑर्डर से मुराद ये है कि कुछ स्टेट्स के अंदर एक पर्सन क्या करता है, वो अपनी जो हायर नीड है उसको अटेन करने के लिए अपनी जो लोअर नीड होता है उसको सेक्रीफाइस कर देता है। लाइक अगर मैं पहले वाली एग्जांपल की अगर बात करूँ कि एक शख्स है जिसको फाके करने पड़ रहे हैं, खाना वगैरह नहीं मिल रहा, लेकिन वो चोरी नहीं करेगा ताकि उसकी सेल्फ एस्टीम हाई रहे। तो सेल्फ एस्टीम को बचाने के लिए, सेल्फ एस्टीम नीड को पूरा करने के लिए उसने अपनी प्राइमरी नीड को सेक्रीफाइस कर दिया। तो इस टाइम जो वो ऑर्डर फॉलो कर रहा है ये रिवर्सल का होगा या रिवर्स ऑर्डर होगा। रिवर्स ऑर्डर का जो केसेस हैं ये काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं और ये जो है ना ये डिपेंड कर रहे होते हैं एक पर्सन के जो ख़ुद के बनाए हुए कवानीन के ऊपर भी, सेल्फ इमेज के ऊपर भी, और एक जो सोसाइटी के नॉर्म्स वगैरह होते हैं उसके ऊपर भी। कि लाइक कुछ माशरों के अंदर, जैसे इस्लामी माशरे की अगर हम बात करें, तो वहाँ चोरी करने पे हाथ काट दिए जाते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर सज़ा इतनी ज़्यादा गहरी है तो ऑब्वियसली हम सेल्फ एस्टीम को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे एज़ कम्पेयर टू द प्राइमरी नीड। फर्दर हम बात करते हैं दो इशू से रिलेटेड। तो ये ड्रॉबैक्स बेसिकली नहीं है, बट ये मैस्लो की थ्योरी के अंदर दो मेजर इश्यूज आते हैं जो कि हायरार्की के जो कॉन्सेप्ट है ना उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं। तो ये दो कॉन्सेप्ट क्या है, पहला तो ये है कि हमने देखना है कि जो मोटिवेशन का इन्फ्लुएंस आ रहा है वो कौन सी स्टेट में आ रहा है।
लाइक कॉन्शियस स्टेट में आ रहा है, अनकॉन्शियस में, या सबकॉन्शियस स्टेट में आ रहा है। कॉन्शियस स्टेट हमारी वो होती है जो हमारी करंट मूवमेंट के ऊपर मौजूद होती है। जैसे मैं आप लोगों से अभी बात कर रही हूँ तो ये मेरी कॉन्शियस स्टेट है, और जब मैंने इस लेक्चर के लिए प्रिपरेशन और सारी किताबें वगैरह पढ़ी थी, ये मैंने मेरे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर मौजूद है। और अनकॉन्शियस क्या है कि अनकॉन्शियस में मेरी काफ़ी ज़्यादा गिल्ट, काफ़ी ज़्यादा सोरोज, कुछ शेम्स और कुछ ऐसे इमोशन जो मैं नहीं चाहती कि मेरे सामने आए, या कुछ फीलिंग्स या कुछ सप्रेस आइडियाज़ वगैरह मौजूद हैं। और ये अनकॉन्शियस भी काफ़ी दफ़ा हमें बहुत बुरी तरह से ऑपरेट कर रहा होता है, हमारी पर्सनैलिटी बहुत बुरी तरह से इफेक्ट डालता है ये। इसकी एग्जांपल मैं इस तरह से दूंगी कि हमारे घर के अंदर काफ़ी दफ़ा एक वार्डरोब होती है जिसके अंदर सपोज़ कोई मेहमान आया तो हम कमरे का सारा सामान जो इधर उधर बिखरा पड़ा था उसको उठा कर उस वार्डरोब के अंदर डाल के छुपा देते हैं और उसको बंद कर देते हैं। हमारा अनकॉन्शियस माइंड भी इसी तरह का है कि हम अपने सारे के सारे जो नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव इमोशंस होते हैं उन सबको पकड़ के अनकॉन्शियस माइंड के वार्डरोब में बंद कर देते हैं और दुनिया से छुपा देते हैं, ताकि हमारी सेल्फ इस्टीम भी हाई रहे और साथ में हमारी जो एक सोशल इमेज है वो भी मेंटेन या सस्टेन रह सके। तो यहाँ पे देखना काफ़ी ज़रूरी है कि पर्सन एक्चुअली कौन सी स्टेट में है। अगर तो वो अनकॉन्शियस स्टेट में है या फिर सबकॉन्शियस स्टेट में है तो ऑब्वियसली उसकी जो हायरार्की है वो उस तरह से काम नहीं कर रही होगी जो कॉन्शियस स्टेट के अंदर काम कर रही है। दूसरा जो इशू आता है वो रिलेट होता है हमारा द रोल ऑफ कॉजल फैक्टर से। लाइक हमारे कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से हमारी कोई जो है वो बिहेवियर परफॉर्म हो रहा है। लाइक इसकी एग्जांपल मैं इस तरह से देती हूँ कि अगर सपोज़ कोई जंग का मैदान है तो वहाँ पे जो सोल्जर्स होते हैं वो ऑब्वियसली अपनी भूख, अपनी प्यास, अपनी सेफ्टी नीड, अपनी बिलोंगिंगनेस ऑब्वियस अपने घर वालों को छोड़कर वो जंग के अंदर आए होते हैं और उनको पता होता है कि शायद वो शहीद भी हो सकते हैं। बट वो क्या करते हैं, वो अपने जहाद के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, लाइक अपने सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं एज़ कम्पेयर टू द लोअर नीड्स। तो यहाँ पे वो यही बात कर रहा है कि जो हमारे कॉजल फैक्टर्स या सिचुएशनल फैक्टर्स होते हैं इनका भी मुशाहिदा करना बहुत ज़रूरी है, कि अगर हम इन चीज़ों को नहीं देख पाते कि हमारे कॉजल फैक्टर्स या सिचुएशन फैक्टर कौन कौन से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं हमारी हायरार्की को, तो तब तक हम जो है वो देख नहीं पाएंगे कि डेवलपमेंट एक्चुअली हमारी हो किस तरह से रही है। तो ख़त्म करते हैं यहाँ पर। एंड पे मैं दोबारा से आप लोगों से गुजारिश करूँगी कि काइंडली मेरे जो चैनल है ना उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं अपना जो गोल है उसको अचीव कर सकूँ। मुझे आप सबकी बहुत ज़रूरत है क्योंकि मैं आप लोगों के बगैर ऑब्वियसली कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। तो प्लीज़ मेरी हेल्प करें मुझे प्रमोट करने में, मेरी हेल्प करें मुझे ग्रो करने में। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।